अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुडे आवर टॉपिक इज़ नर्वस डिसऑर्डर्स। हमारे नर्वस डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, हमारी ब्रेन की बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस किस वजह से जनरेट होते हैं। हमें हमारी इस किताब के अंदर मेन 3 ऐसे डिसऑर्डर्स का जिक्र किया गया है जो कि हमारी ब्रेन की रैंडम एक्टिविटीज़ या एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो डेवलप हो सकते हैं। उसमें से हम लोग अगर कैटेगराइज करना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है पार्किंसन डिजीज़ का। पार्किंसन डिजीज़ जो है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने याद रखना है कि 50s to 60s की एज में ये डेवलप होती है। उसके अलावा ये होता क्या है, इसके अंदर इनवॉलंटरी ट्रेमर्स जो हैं वो पैदा होते हैं। ट्रेमर्स का मतलब है एकदम खुशी या गम की जो सूरत हाल है वो डेवलप होना और उसका कोई रीज़न हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल ना होना, बल्कि वो एकदम आप लोगों का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो शो होना, इनवॉलंटरी ट्रेमर्स। इसके अलावा और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो रीज़न बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि इट इज़ ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। ये डोपामिन जो है उसकी प्रोडक्शन की कमी की वजह से ये बीमारी जो है वो हो सकती है। इसकी इफ़ेक्टिव ड्रग जो है वो हमारे पास एल-डोपा वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एल-डोपा के अलावा एक हमारे पास और चीज़ है ग्लियल लाइन सेल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, इसका दूसरा नाम है GDNF। ये हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जो कि आने वाले वक्त में जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो डोपामिन है उसकी प्रोडक्शन को ये एक्सेलरेट कर सकता है। और अगर जब हम लोगों ने इसको लैब रैट्स वगैरह और लैब मंकीज़ पे जब इसका तजुर्बा किया तो उनके अंदर डोपामिन जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई थी। डेट्स वाई इसको कंसिडर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में ये काफ़ी ज़्यादा कारआमद हो सकता है वाक़ई। अब इसके बाद जो दूसरा हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होता है पार्किंसन के अलावा, एक हमारे पास हो गया पार्किंसन और पार्किंसंस के बाद हमारे पास जो दूसरा प्रॉब्लम है दैट इज़ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जिसको हम लोग मिर्गी का नाम भी देते हैं, ये दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम है और ये आपके ब्रेन का एक ऐसा मसला है जिसका हल बहुत मुश्किल है और ये ताउम्र जो है वो चलता रहता है। अब जो एपिलेप्सी है इसमें होता क्या है, एपिलेप्सी के अंदर हमारे पास एक कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, एब्रप्ट ट्रांजिएंट symptoms like convulsions। आपको एकदम झटके वगैरह बॉडी के अंदर जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं। जब बंदे को मिर्गी का दौरा पड़ता है वो गिर जाता है और उसकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है, उसके मुंह से आवाज़ें निकलने लग जाती हैं और ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो कि उसकी बॉडी के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी हैं। और इसका रीज़न क्या है कि इसमें रैंडम एंड अनकंट्रोल्ड जो है वो न्यूरल मैसेजेस जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं और फौरी तौर पे जो है वो जो आपका अपना एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ग्रे मैटर, आपका जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर उसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है, रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इससे क्या होता है कि जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी आपके जो है वो वॉलंटरी एक्शन से निकल जाती हैं और आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। और जब इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो इस प्रॉब्लम के अंदर फिर उसका एक ही हल है, वो ये कि इस जो है जो इसका पेशेंट है, जो इसका विक्टिम है, उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो आप छोड़ दें उसके हाल पर और फिर उसके बाद ये कोशिश की जाए कि देखा जाए कि वो कब तक अपनी वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर वापस आ सकता है। इसके साथ साथ इसकी मेडिसिन लेते रहना चाहिए, इसका प्रॉपर कोई इलाज अभी तक मौजूद नहीं है। और इसकी जो हमारे पास एज है, जिस एज के अंदर ये हो सकता है, वो ऑनसेट इस बीमारी का वो बिलो 30 होगा।
30 साल की उम्र से पहले जो है वो इसका हमारे पास जो है वो ऑनसेट होने के चांसेस होते हैं। अगर 30 साल के बाद वाला अगर प्रॉब्लम है तो वो एपिलेप्सी जो है उसकी मॉडिफाइड कंडीशंस होती हैं, वो एपिलेप्सी नहीं होती। सो इसकी जो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो अल्कोहल। इसको अल्कोहल कैन ट्रिमर द एक्शन। अल्कोहल से इसके जो हमारे पास बेसिकली जो अनकंट्रोल्ड न्यूरल मैसेज निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो दैट्स वाई वो लोग जो कि एपिलेप्सी से सफ़र कर रहे हो उनको अल्कोहल जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस है। ये कॉमनली भी इंजूरियस है, लेकिन इनके लिए वो काफ़ी हद तक इवन फेटल भी जो है वो वाक़ई हो सकती है। इसके बाद हमारा तीसरा जो डिसऑर्डर हमारी बुक के अंदर गिवन है उसको हम लोग देखें तो दैट इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़। ये अल्जाइमर डिजीज़ सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट अल्जाइमर ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था, और डिस्कवरी करने के बाद उसने इसमें पता क्या चलाया कि इसमें बेसिकली होता क्या है। ये इसके जो सिम्टम्स हैं दे आर सेम लाइक डायमेंशिया। जिस तरह आपका मेमोरी लॉस जो है, मेमोरी लॉस की तरह के इसके जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। ये मेमोरी लॉस टाइप डायमेंशिया, इसके अंदर आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो टोटली जो है वो स्टॉप हो जाती है, और अगर है तो वो इस कदर वीक है कि उससे प्रॉपर अपनी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते कैजुअली। सो जो डायमेंशिया है ये भी एक हमारे पास अल्जाइमर जो है वो डायमेंशिया की बेसिकली एक फॉर्म है, प्रीमेच्योर फॉर्म। अब अल्जाइमर के अंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हम लोगों ने कंसिडर करनी है, वो ये है कि अल्जाइमर होती क्यों है। ड्यू टू एक्सीडेंट्स, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है। एक्सीडेंट के अलावा और इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो एज फैक्टर है दैट इज़ आल्सो, एज फैक्टर इज़ आल्सो कंसिडर्ड, वो भी इसका एक जो है वो इसकी वजह जो है वो बन सकता है। और एल्यूमिनियम का जो लेवल है, हायर लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम, वो भी इसके अंदर जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो भी बेसिकली इस बीमारी को ट्रिगर करने के काबिल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो आप लोगों की बुक के अंदर गिवन है वो ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन पे ड्रग्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं हम लोगों ने ये भी ज़रा कंसीडर करने। अच्छा, जो ड्रग्स हमारे पास डिफरेंट हैं, ये ड्रग्स बेसिकली मेडिकल ड्रग्स नहीं है, मेडिसिनल ड्रग्स नहीं है, ये वो ड्रग्स हैं जो कि नार्कोटिक्स हैं, ठीक है, एडिक्टिव ड्रग्स। तो जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं उनमें हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि जैसे कि निकोटीन है। निकोटीन क्या करेगी, आपकी सिगरेट्स में पाई जाती है, या आप लोगों के अलावा जो लोग हुक्का वगैरह पीते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। तो ये अगर कॉमनली आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप इसके एडिक्ट हो गए हैं, तो ये मिमिक करती है, लाइक फॉर एग्जांपल निकोटीन का जो है वो आपकी बॉडी में गिवन है, एक्शन ऑफ निकोटीन। तो जो निकोटीन है बेसिकली ये क्या करेगी, ये मिमिक करेगी, मिमिक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन। आप अगर ये यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, आप सिगरेट को मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, तो आप अपनी एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते, आपका खाना हजम नहीं होगा। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो बाकी नॉर्मल जो आप लोग वर्किंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग कंप्यूटर में कोई वर्किंग कर रहे हैं, या आप लोग कोई वर्किंग ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप लोगों ने किसी के साथ डिस्कशन करनी है, तो अपनी माइंड की प्रॉपर मूवमेंट के लिए आप लोगों को ये सिगरेट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप अब एडिक्ट हो चुके हैं इसके निकोटीन के। और निकोटीन ने मिमिक कर लिया, यानी कि उसने नकल उतार ली है एसिटाइलकोलाइन की फंक्शनिंग की। अब एसिटाइलकोलाइन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, अब आपको निकोटीन ही चाहिए, ताकि उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहे। और बॉडी जब तक ये मिलता रहेगा तब तक बॉडी अपनी एक्टिविटी अच्छी परफॉर्म करती रहेगी। जिस दिन इसकी प्रोडक्शन खत्म हो गई, बॉडी की एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी। हरकतें कौन सी करेगी, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको, आप लोगों के हार्ट रेट जो है उसको बढ़ा देगा। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मोबिलिटी बढ़ा देगा, यानी आपकी वर्किंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। सो ये सारे के सारा जो है वो प्रॉपर जो फंक्शन है वो ड्यू टू निकोटीन जो है वो हो रहा है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे निकोटीन जो है ये करेगी क्या, इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, ये आप लोगों को जो है किडनी प्रॉब्लम्स कर सकती है, किडनी प्रॉब्लम्स इससे होंगे। किडनी प्रॉब्लम्स के अलावा और कौन से मसाइल हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है,
वॉमिटिंग के अलावा जो इसकी एडिक्शन है, अगर वो ना ली जाए तो ये बॉडी के अंदर जो है वो कन्वल्जन्स, झटके जो हैं वो पैदा कर सकती है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकोटीन के साथ रिलेटेड है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।